गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की मीनिंग और स्कोप के बारे में स्टडी किया था। दोनों लेक्चर जिसमें हमने आपको वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है और इसका स्कोप क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेबस में है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे फॉलो करते हैं उनको दे आर सो मैनी फैक्टर्स जो उनको प्रभावित करते हैं, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली, और वही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो जो सारे फैक्टर्स हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक फिजिकल फैक्टर्स एंड दूसरा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द अर्थ, सपोज फिजियोग्राफी, टेरेन, टोपोग्राफी, देन क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल, वेजिटेशन, दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स which greatly affect the economic activities pursued by the people on this earth. At the same time, there are another set of factors which we can put under the category of human factors, या मानवीय कारक या सोशो कल्चरल फैक्टर्स, जिसको हम कई सब ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, political factors, international factors. There are so many factors which also determine the economic activities. Before understanding the role of different factors, I would like to explain the relative role of these two broad category of factors. जब भी कोई सोसाइटी या कोई भी समाज डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में होता है या अर्ली स्टेजेस में था या अभी भी वर्ल्ड के कई हिस्सों में जहाँ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स का जो डिटरमाइनिंग रोल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने का जो रोल है, वो अभी भी बहुत ही डोमिनेंट है। या जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में फिजिकल फैक्टर्स का जो रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आते हैं, तो उसके साथ साथ फिजिकल फैक्टर्स का जो रोल है वो रिलेटिवली कम होता जाता है एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनका रोल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हम विश्व में अगर देखें कि कहाँ कौन से फैक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ स्टिल physical factors are very important factors. But if we look at the developed countries like the countries of Europe, like the countries of North America, we will find that the role of socio-cultural factors or technological factors in determining the location of economic activities has become more important. Now I would like to explain each of the factors, how they determine the type of economic activities prevailing in a particular area. First of all, if we look at the physical factors, we can put it under the three broad categories, terrain and topography. जब हम terrain, topography या उच्चावच की बात करते हैं, तो हम broadly कह सकते हैं कि विश्व में जो फर्स्ट ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स हैं उनको कह सकते हैं कि माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। इस तरह के जो टोपोग्राफी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल, हम विश्व में देखें हिमालय माउंटेन, रॉकीज माउंटेन, एंडीज़ माउंटेन, जहाँ की टेरेन एंड टोपोग्राफी, जहाँ का उच्चावच बहुत ही शार्प है, बहुत तेज है, वहाँ पे आप बहुत ही कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। इनडायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस टेरेन एंड टोपोग्राफी वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। पॉपुलेशन नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होगी। फिर दूसरा, उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ईजी नहीं है, तो ऐसी हालत में वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी कम होगी। हाँ, कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमको देखने की मिलेगी वो हिली स्लोप्स पे,
छोटी छोटे फील्ड्स में खेती का या पशुचारण जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर फॉरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट का कलेक्शन है, उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलेगी। इसके जस्ट अपोजिट इफ़ यू लुक एट द प्लेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, सपोज इंडो गेंजेटिक प्लेन, द प्लेन्स ऑफ होंगो, प्लेन्स ऑफ यांगटी सिक्यांग, प्लेन्स ऑफ दिस मिसोरी एंड मिसिसिपी, so they are the very plain areas, very fertile areas where the soil cover is very thick, जहाँ प्रोडक्टिविटी जो ज़मीन की उत्पादकता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही these are the areas rich in agricultural activities. At the same time because they are the plain areas, transportation facilities भी वहाँ पे खूब डेवलप की जा सकती है, वहाँ पे अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सकता है। सो वहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सभी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। प्लेट्यू एरिया जो है वो इन दोनों के इंटरमीडिएरी एरियाज़ हैं, जहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो माउंटेन एरिया से थोड़ी ज़्यादा और प्लेन एरिया से थोड़ी कम पाई जाएगी। एट द सेम टाइम प्लेट्यू एरियाज़, मोस्ट ऑफ द प्लेट्यू एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। सो मिनरल बेस्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, माइनिंग रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो आपको वहाँ पे काफ़ी बहुतायत में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इस तरह आप समझ सकते हैं कि टेरेन एंड टोपोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जो मानव की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, या यूँ कहें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्लाइमेट। क्लाइमेट decides the distribution of population as well as the type of economic activities that can be undertaken in that particular area. And climate में हम दो factors को देख सकते हैं, temperature distribution. Temperature distribution को अगर हम देखें तो जहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको फ्लरिश करती हुई दिखेंगी। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स जहाँ पाए जाते हैं वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल टुंड्रा एंड टैगा जो एरियाज़ हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो ज़ीरो और अराउंड ज़ीरो। सो वहाँ पे ना तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, ना कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, ना कोई माइनिंग वाली एक्टिविटीज़ है। सो वहाँ पे पॉपुलेशन का भी हैबिटेशन नहीं है। सो इस तरह तो हम अगर देखें तो जो टुंड्रा एंड टैगा एरियाज़ हैं, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वेरी लो। On the other hand, if you look at the temperature condition in the desert areas, Sahara, Thar, Gobi, so these are the areas where the rainfall is very low, where the temperature is very high. Sorry, rainfall is another factor, where the temperature is very, very high. So the high temperature retards the development of economic activities as well as the settlement of people in those areas. In the climate, the another important factor is rainfall or the availability of water. Temperature in combination with the availability of water determines the plant growth, the type of agriculture. So if in those areas where the combination of temperature and rainfall is optimum, you will find good economic activities, mainly primary economic activities. So if we look at the distribution of rainfall, the optimum distribution of rainfall, in the areas of optimum distribution of rainfall, you will find maximum economic activities. But if the rainfall is very high, for example in the equatorial areas, the economic activities are very low. In the very low rainfall areas, suppose in the deserts of Sahara, Thar, the economic activities are very low. Soil is another factor, another physical factor which determine the nature and type of agriculture. The soil, the type of soil, the productivity of soil determines the type of agriculture pursued in particular areas. For example, the black soil is important for the cultivation of cotton. Similarly, vegetation or the forest area, natural vegetation and forest areas also determine the type of economic activities, because
In the forest areas, people depend on the forest products. They collect, they are engaged in the collection of forest, minor forest product, major forest products, और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इस पे आधारित होती है. सो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करते हैं. टाइम. इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स है. अब दूसरे जो कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स है जो इनको अपन मानवीय कारकों की श्रेणी में डाल सकते हैं, उनमें जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स हैं उनको अपन कह सकते हैं सोशल फैक्टर्स. एंड सोशल फैक्टर्स आर रिलेटेड with the factors of population. These are the factors of population. It includes the distribution of population. The distribution of population in terms of resources, we can say there are three type of population distribution. One is overpopulated, another is underpopulated, and thirdly optimum population. जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिकॉज उनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन एक लेवल से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिटार्ड करती है, उनको बाधित करती है. इसके विपरीत जो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे उपलब्ध संसाधनों को उनको उपयोग में लाने वाले लोगों की कमी है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे ऑप्टिमम स्थिति में वहाँ पाई जाएगी जहाँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ उपलब्ध संसाधनों के कॉम्बिनेशन में है. जितने संसाधन हैं उतनी ही जनसंख्या है. एक इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, इट्स कीप ऑन चेंजिंग. कुछ एरिया जैसे हैं जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कभी ओवर पॉपुलेटेड एरियाज थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण या वहाँ नए रिसोर्सेज की उत्पत्ति के कारण वो ओवर पॉपुलेटेड से अंडर पॉपुलेटेड हो गए और अब वहाँ पे और पॉपुलेशन की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्लरिश कर सके. फॉर एग्जांपल द गल्फ़ कंट्रीज़, इराक, ईरान, यहाँ डेजर्ट एरियाज़ थे पहले और ये सारे के सारे ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ थे. यहाँ का जो सर्वाइवल करने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी इनकी. लेकिन जब यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज की डिस्कवरी हुई और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल रिसोर्सेज पाए गए तो यही एरिया अंडर पॉपुलेटेड एरिया हो गए और यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फ्लरिश करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए बाहर से लोगों को इमिग्रेट करना पड़ा. इसके साथ साथ पॉपुलेशन से रिलेटेड ही जो दूसरी ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है वो है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स. वहाँ की किसी भी स्थान की जो पॉपुलेशन है उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका एज स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट या बच्चों की संख्या कितनी है. सपोज़ किसी कंट्री के एज स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लरिश करेगी. इसके साथ साथ उनका एजुकेशन लेवल, उनका स्किल डेवलपमेंट, ये सारा भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है. इसके साथ हेल्थ, तो एज स्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल और हेल्थ ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है. इसी के साथ साथ एक और जो फैक्टर है जो बहुत डायरेक्टली विजिबल नहीं है बट इनडायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, वो है रिलीजन, धर्म, कस्टम्स और सोशल प्रैक्टिसेस जो वहाँ की पॉपुलेशन अडॉप्ट करती है. फॉर एग्जांपल अगर वहाँ के लोगों का रिलीजन हिंसा को अलाउ नहीं करता है तो वहाँ पे उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मीट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हिंसा है तो उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं होंगी. या इस तरह के कस्टम्स हैं, सोशल प्रैक्टिसेज हैं, ये सारी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है. थैंक यू. द रिमेनिंग फैक्टर्स आई विल डिस्कस इन द
next class. Thank you.